मैं तुम में एक महान योद्धा होने के सारे लक्षण देख रहा हूं। मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अवश्य बनाऊंगा। योग से मन काबू में आ जाए तो सारी सिद्धियां मिल जाती है। अर्जुन। जी गुरुदेव। संधान। मोक्षण। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। कहां गए वो गुरु जिन्होंने हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाया? कहां गए वो गुरु जो घोर अभयारण्य में भी तप करते थे, लेकिन उनकी कीर्ति की गाथा सारी सृष्टि गाती थी और वो सारी सृष्टि के मार्गदर्शक थे? कहां गए वो गुरु जिनका सिद्धांत ही दुनिया के लिए जीवन जीने की संभावना जिससे लोगों को मिलती थी? कहां गए वो गुरु जिससे ज्ञान का जो पूरी सृष्टि है उसे वो ज्ञान हासिल हुआ, उनका वो कल्याण हुआ? ये आज वो सवाल हैं जो 21वीं सदी में पूछे जा रहे हैं। 18वें साल के 8वें महीने की 5वीं तारीख को सबसे महत्वपूर्ण ये हो गया है कि आखिर पूरी दुनिया के अंदर जिस देश ने एक मिसाल पेश की, जो देश विश्व गुरु कहा जाता था, उसके सामने आज समस्या ये है कि वो अपने ही देश के अंदर गुरुओं की तलाश कर रहा है। क्या हमारी जो शिक्षा पद्धति है, क्या हमारे जो गुरु हैं, उनके बीच में उस संबंध को जिसको हम तलाशते हैं वो है? और आज के गुरु आखिर कैसे हों, किस तरीके के गुरुओं की आज के समय में जरूरत है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आज के वक्त में चाहे शिक्षा के क्षेत्र को अगर हम खास तौर पर जिक्र करें और गुरु और शिष्य परंपरा का अगर जिक्र करें तो उसके सामने कितनी बड़ी समस्या आज हम फेस कर रहे हैं। मैं तुम में एक महान योद्धा होने के सारे लक्षण देख रहा हूं। मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अवश्य बनाऊंगा। योग से मन काबू में आ जाए तो सारी सिद्धियां मिल जाती है। अर्जुन। जी गुरुदेव। हिंदू धर्म शास्त्रों में वैसे तो गुरुओं की महिमा का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है और पुराणों में बताया गया है कि गुरु ही गोविंद के दर्शन कराते हैं। मन की सारी वृत्तियों को रोककर एक ही केंद्र पर मन का ध्यान लगाने को योग कहते हैं। योग से मन काबू में आ जाए तो सारी सिद्धियां मिल जाती है। ये भी बताया गया है कि हमारे गुरु शास्त्र से लेकर शस्त्र तक का सबसे अनोखा ज्ञान रखते हैं। अर्जुन। अर्जुन। जी गुरुदेव। लक्ष्य साधो। जो आज्ञा गुरुदेव। क्या दिखाई दे रहा है? मुझे तो केवल पक्षी का सिर दिखाई दे रहा है गुरुदेव। परशुराम और भीष्म, चाहे चाणक्य हों या फिर राम के गुरु वशिष्ठ हों, या फिर लव कुश के गुरु महर्षि वाल्मीकि हों, या कृष्ण के गुरु सांदीपनि मुनि हों, ये वो गुरु हैं जो सामान्य मानव को असाधारण बनाते थे। इसीलिए तो कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तो उन गुरुओं का वर्णन है जिन्होंने सनातन शिष्य परंपरा को विश्व में स्थापित किया। लेकिन आपको रामचरितमानस में एक ऐसे गुरु के उदारता का वर्णन सुनाते हैं जिसका वर्णन भगवान शिव की महिमा के लिए किया जाता है, लेकिन उसके पीछे गुरु की कहानी शायद ही किसी ने बताया हो। दरअसल आपने भगवान शिव को खुश करने के लिए जिस नमामि शमीशान निर्वाण रूपम का गायन किया होगा, लेकिन क्यों गायन किया जाता है ये आपको सुदर्शन न्यूज बताएगा। एक बार हर मंदिर में जपत रहे शिव नाम, गुरु आए अभिमान ताते उठ न कीन हो प्रणाम। मंदिर तय भई नभ बानी, गुरु अपमान की हट अभिमानी। कहने का तात्पर्य यह है कि एक शिष्य भगवान शिव की आराधना कर रहा था। उसी समय उसके गुरु मंदिर में आते हैं और जब गुरु आते हैं तो शिष्य सोचता है कि मैं तो भगवान शिव की आराधना कर रहा हूँ और गुरु को जाकर प्रणाम क्यों करूँ, और उसने गुरु को प्रणाम नहीं किया। हालांकि गुरु भी अपने शिष्य की अज्ञानता पर क्रोधित नहीं हुए, लेकिन गुरु का ये अपमान भगवान शिव को बर्दाश्त नहीं हुआ।
उसके बाद भगवान शिव उस व्यक्ति को श्राप दे देते हैं, तुम अपने गुरु के आने पर भी अजगर की तरह बैठे रहे, इसलिए मैं तुम्हें अजगर बना देता हूँ। और भगवान शिव के श्राप से वो व्यक्ति अजगर बन जाता है। लेकिन शिष्य की हालत देखकर गुरु को दुख हुआ और गुरु ने दंडवत होकर भगवान शिव के उदार से लेकर विराट रूपों का वर्णन करना शुरू कर दिया। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश शवाकाश समासम भजेहम निराकाल मोकाल मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीशमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराधिकांश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाषी शरीरम स्फुरन्न मौलिनी चारु य गंगा लसत दुबालिन दुकंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूनेत्र विशालम प्रसन्नाम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। इन श्लोकों से भी जब भगवान खुश नहीं हुए तो गुरु ने भावपूर्ण तरीके से कहा, तब माया वसु जीव जड़ संतत फिरहि बुलान ते ही पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। गुरु के इस भावपूर्ण अनुनय विनय को सुनकर भगवान शिव उसके किए हुए अपराध को क्षमा कर देते हैं और फिर उसको मनुष्य योनि दे देते हैं। और ऐसे गुरुओं की कृपा से भारत विश्व गुरु बना था, क्योंकि ऐसे गुरु शिष्यों के बीच में कोई पारस्परिक लाभ नहीं होता। खेलने का अर्थ ही क्या है, उसकी क्या आवश्यकता है। यदि वर्षा हो और धरती उसके मोती समेटने के लिए अपना आंचल ही ना फैलाए, तब मेघ का श्रम तो अकारथ ही गया ना। जैसे इन दोनों की शिक्षा दीक्षा का सीधा जुड़ाव जगत कल्याण से होता था। मैं तुम में एक महान योद्धा होने के सारे लक्षण देख रहा हूं। मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अवश्य बनाऊंगा और ब्रह्मास्त्र का वरदान। लेकिन आज के समय में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है और व्यवसायीकरण के कारण गुरु और शिष्य के बीच भावनात्मक जुड़ाव खत्म होता जा रहा है। और जब भावनात्मक जुड़ाव ही नहीं है तो गुरु और शिष्य की परंपरा कैसी, कैसा अनुशासन, कैसा आदर, कैसा समर्पण। और जब किसी शिक्षा में ऐसे आदर्श कर्म ही न हो तो वो शिक्षा कैसी। जाहिर सी बात है, ये वो सवाल हैं जो आज के समय में किसी काल की तरह फन उठाए हुए हैं। आज हमारे लिए चुनौती है उन गुरुओं और शिष्यों की परंपरा को समझते हुए अपने गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाएं। सुदर्शन न्यूज के लिए भास्कर तिवारी की रिपोर्ट। मैं तुम में एक महान योद्धा होने के सारे लक्षण देख रहा हूं। मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अवश्य बनाऊंगा। योग से मन काबू में आ जाए तो सारी सिद्धियां मिल जाती है। अर्जुन। जी गुरुदेव। हिंदुस्तान के सामने जो सबसे बड़ा सवाल अब शिक्षा के क्षेत्र में खड़ा हुआ है वो है शिक्षा के बाजारीकरण का। क्या यही शिक्षा का जो बाजारीकरण है, वो जो गुरु शिष्य की परंपरा हिंदुस्तान में सनातन धर्म में रही है, वो इसी वजह से खत्म होती जा रही है। वो रिश्ता जो गुरु शिष्य का बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, आखिर वो कहाँ विलुप्त हो रहा है, इस पर हम चर्चा करें। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, MP तिवारी साहब हैं, पूर्व शिक्षक हैं हमारे साथ, अरुण भगत साहब हैं, प्रोफेसर हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ अजीत वर्मा साहब हैं, वो भी शिक्षक हैं। बहुत स्वागत है सर आप सभी का। और शुरुआत जो है मैं MP तिवारी साहब आपसे कर रहा हूँ। आखिर आज के वक्त में जो स्थितियाँ आप देख रहे हैं, क्योंकि आप टीचर रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये रोल होता है एक टीचर का किसी भी बच्चे के, छात्र के जीवन में। आज के परिवेश में अगर आप समझें या देखें, आपको क्या लगता है कि हम कहां पिछड़ रहे हैं उस रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने में? तिवारी साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए तिवारी साहब के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले जो अजीत वर्मा साहब आपके पास आ जाते हैं। आज के वक्त में वो जो हम सनातन परंपरा के अंदर, गुरुकुल के अंदर एक जो शिक्षा, एक जो है छात्र के और एक साथ ही साथ गुरु के बीच में जो संबंध होता था, जो उसे न सिर्फ किसी रोजगार के लिए, उसके धन कमाने के लिए तैयार करता था, बल्कि उसके पूरे जीवन को किस तरीके से संवारा जाए उस ओर ध्यान देता था। उन चीज़ों को लेकर आकर हम कैसे जो है पिछड़ गए हैं? देखिए, पहले शिक्षा सर्वांगीण विकास का एक माध्यम था। शिक्षा हमें तर्क
और समझ की बुद्धि प्रदान करता है। तो पहले प्राचीन काल में आप देखते होंगे कि गुरुकुल की परंपरा थी, जिसमें राजा महाराजाओं के चाहे बेटे हों या समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग का कोई भी बालक, वो सब गुरुकुल में गुरु के आश्रम में रहते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे और वो शिक्षा सर्वांगीण विकास की थी, आध्यात्म की शिक्षा थी, वेद पुराण की शिक्षा दी जाती थी। साथ ही उन विद्यार्थियों को गुरुजी भेजते थे जंगलों में, वन में, आप लकड़ी काट के लाइए, आप जो एक परंपरा है एक सामुदायिक जीवन की, उसका निर्वाह कीजिए, सीखिए। तो वहाँ पे क्या था कि हर बच्चा अपने आप को उसी भाव से, अपने आप को गुरु के चरण में या समर्पित भाव से कार्य करता था, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेता। साथ ही उसको गुरु ट्रेन करते थे, प्रशिक्षित करते थे, प्रशिक्षण देते थे। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े धनुर्धारी और जो काव्य गद्य इत्यादि की जो रचनाएं हुई हैं, वो गुरु के माध्यम से वो सीखते थे, सुनते थे, गुनते थे और आगे बढ़ते थे। उसके बाद का जो जीवन हमारा है कि बिखर गया समाज में, जब आप जाति बोधक चीज़ों को लाने लगे, जब आपने समाज में धन संचय का जब बहुत ज़्यादा एक तरह का अवगुण फैल गया, जब आप जातिगत परंपरा को लेकर आप आगे बढ़ने लगे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वेद पुराण और जो शिक्षा थी उसका व्यावसायीकरण धीरे धीरे वहीं से शुरू हुआ। शिक्षा का व्यावसायीकरण पहले व्यवसाय से जोड़ा गया और उसके बाद पूर्णतः शिक्षा को बाजार से जोड़ दिया गया। तो परंपरा प्राचीन काल से मध्यकाल तक आते आते बिखरने लगी। मध्यकाल में भी आप देखेंगे कि तब तक जो हमारे बहुत सारे जो गुरु आश्रम थे, तब तक एक यूनिवर्सिटी, एक विशाल विश्वविद्यालय का रूप ले चुका था। नालंदा विश्वविद्यालय आप जानते हैं, तक्षशिला जानते हैं, बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय भारत में थे, और जहाँ शिक्षा का अर्थ ही था कि व्यक्ति को पूर्णतया एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में विकसित करना, जहाँ केवल ये मकसद नहीं था कि हम आपको व्यावसायिक शिक्षा देंगे और समाज में आप जाकर अपना उद्योग धंधा स्थापित करेंगे, कमाएंगे। ये था कि आप अपनी आजीविका कमाइए, उसकी पूर्ति कीजिए, परिवार के दायित्व का पालन कीजिए, मगर उसके साथ साथ ये भी था कि आप समाज में सुधारक की भूमिका निभाइए। तो हर शिक्षक एक तैयार करता था एक अपने छात्रों में से एक शिक्षकों की फौज, जो जाकर समाज में समाज को प्रेरित करता। ओवरऑल डेवलपमेंट जिक्र यहाँ पर अजीत वर्मा साहब कर रहे हैं, उस ओवरऑल डेवलपमेंट की ओर ध्यान दिया जाता था। वो जो शिक्षक है वो बच्चे को हर मुसीबत में किस तरीके से खुद को तैयार करना है, जीवन की हर परिस्थिति में आपको किस तरीके से व्यवहार करना है, और आपके जीवन के सामने जो भी चुनौतियां आएंगी उसके लिए आपको किस तरीके से खुद को जो है स्टैंड करना है, इन तमाम चीज़ों पर जोर रहता था गुरुकुल की जो शिक्षा थी। इस शिक्षा पद्धति में ना तो कोई खामी थी, शिक्षा पद्धति ये हिंदुस्तान के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी थी, और यही देश है जो पूरा विश्व गुरु भी बना इसी शिक्षा पद्धति की बदौलत। आखिर फिर ये जो स्थितियां हैं, या आज के अगर हम स्थितियों को देख रहे हैं, ये इतना पिछड़ा फिर कैसे, और आज के सिचुएशंस में जो आज का टीचर है, जो आज का स्टूडेंट है, उसे हम देख रहे हैं तो उसमें कितनी खामी फिर नजर आती है? अगर भारत की परंपरा को देखें तो लगता है कि जो एक समृद्ध परंपरा थी पहले, उसका ह्रास मुगल काल और फिर बाद में अंग्रेज़ों के आक्रमण के बाद, अंग्रेज़ों के आने के बाद ये परंपरा धीरे धीरे ध्वस्त होती है। जो वर्तमान व्यवस्था है शिक्षा की, वो अंग्रेज़ों के ही कार्यकाल में दी गई ये व्यवस्था है, और जिसको मैकाले के नाम से, मैकाले की शिक्षा पद्धति के नाम से जानते हैं जी। भारत में जो शिक्षा का सही माने में अर्थ था वो ये था कि समाज जीवन में आने के लिए, समाज जीवन में उतरने के लिए, गृहस्थ जीवन में उतरने के लिए जो तैयारी होनी थी वो ब्रह्मचर्य के कार्यकाल में होती थी। भारत में 4 प्रकार के आश्रम की व्यवस्था की गई है। पहला एक ब्रह्मचर्य का था, दूसरा गृहस्थ था, तीसरा वानप्रस्थ था और चौथा संन्यास था। यानी 25 वर्षों का ये सारे 25-25 वर्षों के ये कालखंड हुआ करते थे। तो 25 वर्षों के कालखंड में यानी ब्रह्मचर्य
के कालखंड में जी ऐसी तैयारी होती थी, समाज जीवन की व्यवस्था में उतरने के लिए ऐसी तैयारी होती थी जिसके माध्यम से वह समर्थ नागरिक बन सके, समर्थ व्यक्तित्व का निर्माण हो सके, ऐसी व्यवस्था थी। किंतु मुगल काल और फिर बाद में अंग्रेज के भारत में आगमन के बाद भारत की जो समृद्ध परंपरा रही और गुरु शिष्य की जो इतनी उदात्त परंपरा रही है वो धीरे धीरे समाप्त हुई। जी भारत में गुरुओं की जो परंपरा रही है, उस गुरुओं में जो गुरुत्व रहा है, गुरुओं में जो गुरुत्वाकर्षण है, उसकी जो महिमा है, उसकी जो गरिमा है, उसका ह्रास धीरे धीरे हुआ और अब जिस रूप में आज हम शिक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं वो सचमुच बहुत दुखदाई है और दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, गिरवरधारी तिवारी साहब भी हमारे साथ यहाँ पर है, पूर्व शिक्षक हैं। तिवारी साहब, बहुत स्वागत है आपका। और हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप एक शिक्षक के तौर पर अपना पूरा जीवन काल आपने दिया है, उसमें आपने बच्चों को जो है पढ़ाया है। आज का जो टीचर है, जब आप स्कूल में जाते हैं, आप देखते हैं, उसमें आपको किस तरीके की खामियां नजर आती हैं? आपको क्या आप उस रोल से सेटिस्फाई होते हैं, देखते हैं कि जो पूर्व में एक गुरु के तौर पर गुरुकुल में हमारे जो गुरु हैं उन्होंने दिया है? जी, हमको जो जन्म से मिला है, एक शिक्षक के बेटे थे। हमारी माता पिता दोनों शिक्षक थे, हम पत्नी भी शिक्षक थी। पहले मैं शिक्षक था नहीं, वकालत करता था जी। पर हमारे रक्त में, विचारों में शिक्षकीय गुण आ चुके थे क्योंकि हम उससे पैदा ही हुआ था। और जो चीजें हम स्कूल पहुंचने के बाद जो मैंने देखा, तो जो शिक्षक का आचरण है वो आचरण हमको बिल्कुल प्रतिकूल दिखाई दिया। उसका रीजन ये था कि किसी को शिक्षक पद पर बैठाने के लिए उसकी योग्यता, उसका चरित्र, उसका रहन सहन, सारी चीजें पर विचार किया जाना चाहिए जी। और उसके बाद उसको भेजना चाहिए शिक्षा विभाग में। और चूंकि हमारे दृष्टि से शिक्षक का एक एक आचरण अनुकरणीय होता है छोटे छोटे बच्चों के लिए। हमारा जो कार्यशैली होगी, बोलने का तरीका होगा, चलने का तरीका होगा, उठने का तरीका होगा, बैठने का होता है। इसके बाद में जब एक अध्यापक के रूप में कक्षा में जाया करता था, तो हमारी अंतरात्मा ये बोलती थी कि तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भगवान के रूप में ये बच्चे बैठे, अब बच्चों को भगवान के रूप में तुम पहुंचे। तो अब बच्चों को पहले अपनी तरफ खींचो, अपने विचार को, जिस चीज को पढ़ाना चाहते हो, जो चीजें एक्टिवेट करना चाहते हो बच्चे के अंदर, उसके लिए उनको तैयार करो मानसिक रूप से। जब हमारे पास, चूंकि हम मास्टरों की गए, तो हमको ऐसा लगा कि हमको सबसे, गवर्नमेंट स्कूलों में सबसे कमजोर लड़के हमको मिले। और हमारे अंदर एक शौक थी कि हम खराब को अच्छा बनाएंगे। अच्छा तो अपने आप अच्छा है, सभी प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, टेस्ट लेते हैं, पैसा वालों के लड़के आते हैं, वहाँ चले जाते हैं। गरीब लड़के हमारे पास आते, उनमें हम ये ढूंढते थे कि इनके अंदर है क्या, कितना हम एक्टिवेशन कर सकते हैं। तो जो हमारी बोलने, बात करने की, बच्चों के बीच में जाने का तरीका था, उससे हमको बहुत आनंद होता था, वो आनंद उत्पन्न होता था। और उनके अंदर जो चीजें थी उसको हम एक्टिवेट कर लेते, चाहे कितना भी कमजोर लड़का, उसको हम बार बार वो करके और उसको एक्टिवेट करके। तिवारी साहब, ये जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जिन तमाम गुणों का आप जिक्र कर रहे हैं, या जिन तमाम प्रोसीजर्स को आप अपनाते थे, आपके साथ जो बाकी टीचर्स हैं वो क्या इस तरीके के रोल मॉडल को अपनाते हैं? या आप जब अपने चारों तरफ वो एनवायरनमेंट देखते हैं टीचर्स का या स्टूडेंट्स का, उसमें आपको वो नजर आता है? बहुत बड़ी ग्लानि होती है, क्योंकि शिक्षक, डॉक्टर और जज, इनके अंदर जो ज्ञान होता है उसको स्वयं विवेक से वो सामने देख के और किताब को पढ़ के और कितना प्रैक्टिकल सही है, कितना थ्योरी सही है, इसको वो करके थे, सामने लाते थे। अब इनमें सब में प्रेशर हो गया है। प्रेशर इतना ज्यादा प्रशासनिक प्रेशर है कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे के अंदर एक्टिवेशन करने के करके कोई भी सर्जरी करना है, सर्जरी के बगैर मर्ज नहीं ठीक हो सकता। तो उसको डॉक्टर अगर सर्जरी नहीं करेगा तो ठीक कैसे होगा? इसी तरीके से शिक्षकों में ये चीजें होनी चाहिए कि बच्चे में है क्या, बच्चे का मानसिकता किधर है, बच्चा कहाँ जा रहा है, हमको कौन से उसको प्रयोग करना चाहिए विधि का, ठीक, इसको हम दे सके। बिल्कुल, तिवारी साहब बने रहे हमारे साथ, हम फिर से वापस आपके पास में आऊंगा। हमारे साथ यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता नेहा शालिनी दुआ भी जुड़ गई हैं। नेहा, क्योंकि
हम सबसे ज़्यादा एक जो रोल किसी सोसाइटी को बिल्डअप करने का होता है तो वो है एक टीचर के ऊपर, कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो टीचर्स जिस तरीके के होंगे हमारी सोसाइटी आने वाले वक्त में उसी तरीके से ग्रो करेगी, क्योंकि वही हैं जो हमारे आने वाले भविष्य को तय करते हैं, क्योंकि वो बच्चों को बनाते हैं, उनके भविष्य को बनाते हैं, और बच्चों का भविष्य जो है किसी भी देश के भविष्य से जुड़ा होता है सीधे तौर पर। लेकिन आज का जो टीचर है वो, और एक वो गुरु जिन्होंने गुरुकुल परंपरा की हमारे सनातन धर्म के अंदर जो है शुरुआत की, उस गुरु के अंदर और आज के टीचर के अंदर, जैसे आज टीचर शब्द से हम बोलना चाहेंगे, कि कितना बड़ा डिफरेंस नजर आता है और कितना वो जो गैप है वो अब बढ़ रहा है, वो कम क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि टीचर्स और पहले के गुरुओं में जो फर्क है वो सीधा साधा फर्क ये है कि पहले के गुरुओं में पेशेंस लेवल नहीं होता था। आज कम से कम टीचर्स में पेशेंस तो है। बच्चे शरारत तब भी करते थे, बच्चे शरारत आज भी करते हैं। बच्चे कई बार बदतमीजी तब भी करते थे, आज भी करते हैं, या उनसे गलतियां तब भी होती थी, आज भी होती हैं। लेकिन आज का जो टीचर है उसके अंदर पेशेंस है। वो एकदम नहीं भड़क जाता, सीधा स्केल नहीं उठा लेता, हाथ आगे नहीं करवाता और डंडे नहीं मारता। वो समझाता है पहले प्यार से, उसके बाद फिर भी समझ ना आए फिर उन्हें कई खेल के तरीके से जैसे हम लोग समझाते हैं, या कभी हम उनको ज्ञान देते हैं कुछ एक्टिविटी के जरिए, या सोशल एक्टिविटी के अलावा और भी कई तरीके होते हैं, या कोई मूवी के जरिए या कोई प्ले के जरिए। लेकिन हम लोगों के अंदर इतने पेशेंस हैं आज के टीचर में कि वो बच्चों पे हाथ नहीं उठाते। और पहले के गुरुओं में ये देखा गया, हमने भी थोड़ा बहुत, तो इतना नहीं था, हमारे टाइम में भी मार नहीं पिटी, हाथ उठाना टीचर का मना हो गया था। लेकिन कहीं अगर स्टूडेंट गलत है तो मेरा ये मानना गुरुकुल है, पद्धति की बात कर रहे हैं। हाँ, कि हमने उस गुरुकुल पद्धति का जिक्र किया जिसने इस देश को विश्व गुरु बनाया। हम उस करंट मॉडर्न एजुकेशन का जिक्र नहीं कर रहे थे। हम ये जानना चाह रहे थे कि जो गुरुकुल परंपरा इस सनातन धर्म की रही, जिसने हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाया, और वो मॉडर्न एजुकेशन जो मैकाले नीति के बाद शुरू हुई, जिससे आप और हम पढ़कर यहाँ तक पहुँचे हैं, उसके टीचर्स में और उस गुरुकुल परंपरा के जो गुरु रहे जिन्होंने सर्वांगीण विकास पर जोर दिया, जिसको आज हम कहते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट पर जो है स्टूडेंट के ध्यान दिया जाना चाहिए, उस टीचर में और उस गुरुकुल के टीचर में आज जो एक गैप आ गया है, उसका हम जिक्र जो है करना चाहते हैं। वो जो गैप है वो क्यों आ रहा है? वो थोड़ा आधुनिकीकरण से भी होता है। कुछ थोड़ा मनी माइंडेड लोग ज्यादा हो गए हैं टीचर्स। पहले टीचर्स को ये लगता था कि पढ़ाना उनका धर्म और कर्तव्य है। आज टीचर्स को ये लगता है कि अगर हम स्कूल में इतना अच्छा नहीं भी पढ़ाएंगे तो उस जो कमजोर स्टूडेंट है उसकी ट्यूशन उसके पेरेंट्स रख देंगे, और स्कूल में वो सैलरी इतनी अच्छी नहीं भी मिलेगी तो ट्यूशन में उससे डबल और ट्रिपल सैलरी, मतलब आज के टाइम में अगर कोई सेकंड क्लास का स्टूडेंट भी है तो उसकी ट्यूशन फी मिनिमम 7,000 to 8,000। तो बहुत मनी माइंडेड लोग हो गए हैं, मतलब टीचर्स, मैं बता रहा हूँ जो गलत है। पहले जो गुरुकुल की व्यवस्था थी भारत में, पहले जो एक परंपरा हुआ करती थी, उस परंपरा में ह्रास हुआ है। और उसको अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो समाज से आप कितना लेते हैं और बदले में समाज को आप कितना दे रहे हैं। आज का एक प्राध्यापक जो कॉलेज में विश्वविद्यालय में पढ़ाता है 1.5 लाख 2 लाख रुपये वेतन पाता है, और तब गुरुकुल की जो व्यवस्था थी वहाँ राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी प्राध्यापकों की या गुरु की भूमिका होती है। इस उद्देश्य को लेकर, एक बड़े उद्देश्य को लेकर, एक व्यापक उद्देश्य को लेकर तब काम होता था। और आज उसमें जो ह्रास हुआ है वो संभवतः पश्चिम की जो व्यवस्था है, शिक्षा की जो व्यवस्था है, उसके कारण ये ह्रास हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। और जी, मैं वर्मा साहब, क्योंकि ये बहुत की पॉइंट है, जो हमारे टीचर्स का जो स्तर है, जितना हमारा टीचर क्वालिफाइड है, आप अगर जिस वक्त का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, हम जिस गुरुकुल का जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त जो गुरु होते थे वो ऋषि मुनि होते थे, जिनसे चाहे वो राजा का बेटा है या फिर किसी गरीब का है, वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे। लेकिन हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो कितने क्वालिफाइड होते थे। उनके बारे में बताया जाता था कि इन्होंने इतना तप किया है और उनके पास इस तरीके की शिक्षा है, और बच्चा उस तरीके की शिक्षा जो है ग्रहण करता था।
अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, अलग अलग वक्त में महान एक से एक जो हैं वो गुरु हुए हैं, और उनके पास उतनी शक्तियां होती थी, उस तरीके का ज्ञान होता था। आज के उस टर्म को अगर हम कह रहे हैं कि वो बताते थे कि भाई एक इंजीनियर है तो मैकेनिकल की शिक्षा के लिए वो दूसरे के पास जा रहा है, अगर उसको सॉफ्टवेयर की शिक्षा लेनी है तो वो किसी दूसरे प्रोफेसर के पास जाएगा। इसी तरीके से ऋषि मुनि भी होते थे और उनके पास जिस तरीके की शिक्षा होती थी, ये जो एक लेवल था जो हमने अचीव किया था, नहीं लगता उस मॉडर्न एजुकेशन में जो बीच का ये दौर गुजरा है जिसमें मकालिंदी का यहाँ पर अरुण भगत साहब जिक्र कर रहे हैं, उसमें हमने वो जो डाउनफॉल लिया है उसके बाद हम उसे उठा नहीं पाए। देखिए, वो जो टीचर का गुण हमने अचीव किया था वो ड्रॉप आउट हुआ है। देखिए, टीचर की भूमिका समाज तय करता है। आप जितना ज्यादा शिक्षक को आप महत्व देंगे जी, समाज में शिक्षक उतना ही गुणवत्तापूर्ण आपको शिक्षा प्रदान करेगा, ये जान लीजिए। पहली बात तो वहाँ हमारी कमी है। दूसरी बात यह है कि प्राचीन काल और अभी की भी जो शिक्षा है उसमें एक से एक बढ़िया बेहतर शिक्षक भरे हुए हैं। बिल्कुल। सवाल ये है कि जब टाटा ये कहते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी मतलब एम्प्लॉयबल नहीं है, हम शिक्षा तो दे रहे हैं लेकिन ये हमारे टाटा जैसे बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप में वो लोग खप नहीं पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे। तो शिक्षा केवल ये माध्यम नहीं होनी चाहिए कि आपने डिग्री दे दी, आपने मैकाले की शिक्षा पद्धति का जिक्र किया, लेकिन साथ साथ आपको याद है कि उसी ज़माने में मैं चूंकि मीडिया का शिक्षक रहा हूं तो जेम्स अगस्टस सिक्की ने अपना बंगाल गजट भी शुरू किया। तो एक धारा है लगातार शिक्षा और दृष्टिकोण बदलने की परंपरा बहुत प्राचीन है और आधुनिक भी है। तो आज के दौर में जब आप शिक्षा देते हैं तो मकसद ये होना चाहिए कि आप ट्रेन कीजिए। हम डिग्री पर ज्यादा फोकस करते हैं। पहले जो शिक्षक होते थे प्राचीन काल में या मध्यकाल में ट्रेन करने पर ज्यादा जोर था, ट्रेन करने पर ज्यादा जोर था। इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि अर्जुन साध लेगा। वो जानते थे कि भीम गदाधारी या और भी कौरवों की सेना में भी कौन कौन महान योद्धा है वो जानते थे, क्योंकि उन्होंने सबको ट्रेन कर रखा था। अब देखिए मध्यकाल की शिक्षा में या आप देखिए आज अगर हम गुरुओं को सम्मानित करते हैं तो बहुत सारे ऐसे गुरु आपको सामने आते हैं जिन्होंने अपने उदाहरण से ये साबित किया है, प्रस्तुत किया है कि वो लगातार जुटे रहे केवल इसलिए कि अच्छे शिष्यों को सामने लाएं, उनको ट्रेनिंग दे, बेहतर तरीके से उनको समाज में स्थापित करें। हमारा मकसद क्या है ज्ञान का, शिक्षा का? ज्ञान को ऐसे समाज के ऐसे कामों के लिए प्रयोग करना जिससे हमारा सर्वांगीण विकास हो, समाज का विकास हो। भारत विश्व गुरु कैसे बनता है? भारत विश्व गुरु तब बनता है जब वह सबसे पहले किसी पद्धति की खोज करता है, सबसे पहले किसी प्राचीन ऐसी बातों को सामने लाता है जो अब तक सुना नहीं गया था। ये भारत की महानता थी जी। अब हम क्यों पिछड़ गए? हम केवल संसाधन हमारे पास हैं, कैसे जुटाए जाएं? सब कुछ है, संसाधन भी जुटाए जा रहे हैं, सरकार वो भी कर रही है। सरकार पिछड़ी नहीं है, समाज पिछड़ा है। सरकारें आती और जाती हैं, समाज को सोचना होगा। संसाधन है, सब कुछ है, लेकिन हमारा जो शोध है, हमारी जो बाकी जो पद्धतियां हैं उस पे हमारा फोकस नहीं है। तो शिक्षा को जब तक आप शोध से नहीं जोड़ेंगे, जिस जो है मैं यहाँ पर गिरवरधारी साहब आपको जोड़ रहा हूँ, जिसका जिक्र यहाँ पर जो है वर्मा साहब कर रहे हैं, हम सिर्फ इस चीज पर जोर दे रहे हैं कि अपना काम खत्म हो। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, टीचर जो है वो पढ़ा रहा है, लर्निंग नहीं हो रही है, बच्चा सीख क्या रहा है। हम बच्चे को ये बताते हैं कि ये पेट्रोल है, इसे हमने खरीदा है और इसके लिए हमने 50 रुपए दिए हैं। बच्चे से आप ये पूछेंगे कि पेट्रोल आता कहां से, तो बताएगा कि यहां से आता है। लेकिन अगर आप उससे ये पूछेंगे कि हमने उसको 50 रुपए क्यों दिए, क्योंकि ये 50 रुपए जो है उस तेल के कुएं में नहीं जाएगा, तो उस बच्चे के पास उस चीज का जवाब नहीं है कि ये 50 रुपए किस लिए खर्च किए गए हैं। बच्चे को एक टीचर ने ये बता दिया कि इस चीज का इस्तेमाल ऐसे करना है, तो वो उसको वैसे ही करता है। बच्चा उससे लर्न क्या करे, उस लर्निंग प्रोसेस को जो है वो इस शिक्षा पद्धति के जरिए रोक दिया गया है। हेलो जी गिरवरधारी साहब, क्या हमको जवाब देना है क्या? जी सर, आप बोलिए। हमारी जहाँ तक मान्यता है, छात्र के अंदर है, उसको सबसे पहले शिक्षक लीड कर ले और उसके गार्जियन से उसको समझ ले।
अब फिर किस लाइन में उस बच्चे को लाना है, उसके अंदर जो प्रतिभा है उसको एक्टिवेट हम कैसे करेंगे, कैसे करना चाहिए हमको। हाँ। ये बात पहले हमको स्वयं को मालूम होना चाहिए। उस और जब मालूम हो जाए तो उस पद्धति को हम लागू करें। जैसे अभी आप बात कर रहे थे, कोई सर बात कर रहे थे, उसमें हम सुन रहे थे कि समाज के लिए शिक्षा कितनी उपयोगी है और समाज को पुरस्कार की शिक्षा पद्धति जो थी उसको लागू करना चाहिए। इस तरीके की बातें हो रही थी अभी थोड़ा जी। हमारा ये मानना है कि प्रकृति और पुरुष, प्रकृति के साथ हमारे ऋषि मुनियों ने दोस्ती किया और उससे जो ज्ञान प्राप्त किया उसको समाज में लाई कि दोनों तत्व बराबर रूप से प्रकृति को संतुलित रख सके। आज हमको जो शिक्षा पद्धति दी जा रही है, जो बच्चों को जरूरत नहीं है उसको हमको ऊपर से थोप दिया जाता है, कहता है कि इसको बच्चे को ऐसा बताओ जी। पर ये और आपका ये प्रश्न था कि पढ़ने में लर्निंग पॉइंट पर आप जा रहे थे, लर्निंग पॉइंट पर। जब हम शिक्षक हो के गए तो हमको लर्निंग पॉइंट के बारे में बताया गया था कि लर्निंग पॉइंट पहले आदर्श वाचन करो, फिर अनुकरण वाचन करो जी। आप क्या है कि इस पद्धति को हमको शिक्षक बनाने के पहले जो ट्रेनिंग दी गई थी कि उस गुण को हम लागू करें, अगर सीधे लागू करें, श्रद्धा के साथ लागू करें, समय होना चाहिए इसके लिए, और उसको निष्ठा के साथ हम अगर लागू करते हैं तो बच्चे अच्छे बनेंगे और समाज को अच्छा रिजल्ट देंगे जी। समाज में शिक्षकों का सम्मान सबसे ज्यादा गिरा है, जिसकी वजह से शिक्षा स्तर गिर गया है। ठीक, मैं भगत साहब, क्योंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति है जिसमें हालांकि खामियां हर जो है कहीं ना कहीं हर क्षेत्र के अंदर कुछ ना कुछ खामी होती है, लेकिन ज़रूरत होती है उसको सुधारने की। अगर हम अपनी गुरुकुल परंपरा को आगे नहीं बढ़ा सके, वो और इम्प्रूव होती, लेकिन वो जो है बेहतर होने के बजाय वो पूरी तरीके से खत्म होती चली गई। उन गुरुओं के वक्त में जब वो प्रैक्टिकल पर ज़्यादा जोर देते थे, आज में देखिए आप थ्योरी देखेंगे, अगर नॉर्मल, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कोट कर रहा हूँ, कोई भी अगर सब्जेक्ट है उसके अंदर थ्योरी 80 और अगर 100 का एग्जाम है और प्रैक्टिकल 20, जिसके हमें लगता है कि वो उलट होना चाहिए। प्रैक्टिकल जो है वो बच्चे को और ज़्यादा सीधा सा है, अगर वो प्रैक्टिकल है, वो उसको कर रहा है तो उससे ज़्यादा लर्निंग प्रोसेस में आएगा। और जो अजीत साहब यहाँ पर कह रहे थे कि वो जो टीचिंग वाला जो प्रोसेस है वो तो एक्टिव है, लेकिन वो लर्निंग वाला बंद हो गया है। पढ़ा तो दिया, बच्चे ने सीखा क्या, उस प्रोसेस पर जोर देने की ज़रूरत है। वो टीचर के अंदर जो है एक जो क्वालिटी है कि वो बच्चे को लर्निंग प्रोसेस को तेज़ कर सके, उस पर जोर देने की ज़्यादा ज़रूरत है। प्राध्यापकों के लिए कहा गया है कि एक अच्छा प्राध्यापक वह है जो पढ़ाता है जी। एक श्रेष्ठ प्राध्यापक वह है जो डिमोस्ट्रेट करता है, और एक सर्वश्रेष्ठ प्राध्यापक वह है जी जो इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है। आज ज़्यादातर प्राध्यापक पाठ पढ़ाते हैं और इसलिए वो श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम की श्रेणी में नहीं आ पाते। अभी अजीत जी जो चर्चा कर रहे थे कि शोध का कार्य जो है वो होना चाहिए, और शोध के कार्य में अभी देखिए कुछ दिन पहले का एक उदाहरण बता रहा हूँ। दिल्ली जेएनयू इस देश का बड़ा विश्वविद्यालय है। जेएनयू में लंबे समय तक शोध कार्य होता रहा और देश विदेश के लोग आकर यहाँ शोध कार्य करते रहे, और उसका परिणाम किन विषयों पर रिसर्च करते रहे, क्या रिसर्च करते रहे, उसको अगर देखेंगे, उसको अगर एनालाइज करेंगे तो लगेगा भारत, भारतीयता, भारत बोध, उसको पहचानने, तलाशने और स्थापित करने की जगह भारत तोड़ो अभियान के अंतर्गत सारे शोध कार्य किए गए। इसलिए जेएनयू में नारा लगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और उसके समर्थन में अनेक बड़े से बड़े नेता वहां आ गए। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर सही माने में भारत, भारतीयता, भारत बोध को स्थापित करना है, उसको पहचानना है, तो शोध कार्य उसी दिशा में होना चाहिए। शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए, इस दिशा में भी विचार अपेक्षित लगता है। एक टीचर की भी क्वालिटीज क्या हो नेहा, अगर आज के हम टीचर्स को देख रहे हैं उसमें जो क्वालिटीज हैं वो किस तरीके से इंप्रूव हो और वो क्वालिटीज क्या हो? मैं आऊंगा आपके पास। एक मिनट में 80% जैसे आपने बताया कि उसका थ्योरी के मार्क्स होते हैं और सिर्फ 20% प्रैक्टिकल, इसमें तो
हम लोग बहुत ही पिछड़े रह गए हैं, जबकि बाहर के देशों में 80% प्रैक्टिकल है और सिर्फ 20% थ्योरी है, 20 भी नहीं, हार्डली 15% थ्योरी और 85% प्रैक्टिकल है। तो जब तक हम अपनी शिक्षा शैली में चेंज नहीं लाएंगे, हम लोग भी ऐसे नहीं करेंगे कि प्रैक्टिकल को ज्यादा अहमियत दी जाए और थ्योरी को, मतलब आप रटाने वाला काम नहीं कीजिए कि बच्चे के दिमाग में जबरदस्ती रटाया या रटाना है हमें उसे, मतलब हमने उसे कहा कि ये A to Z यही लैंग्वेज होनी चाहिए, यही लर्न करो, और यही जब आपके मार्क्स इसी पे, अगर बच्चा कुछ उसके अंदर कुछ अपना एड ऑन करता है तो टीचर्स उसके मार्क्स काट लेती हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉपी, बिल्कुल कॉपी टू कॉपी क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल पे जोर ज्यादा देने की जरूरत है और थ्योरी को कम करने की जरूरत है। हम रटवाने पे ज्यादा जोर देते हैं। दूसरा जी जी बोलिए। विद्यार्थियों पर बोझ भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। हाँ, इससे स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा बोझ होता है। कम उम्र के बच्चों पर भी इतना ज्यादा बस्ते का बोझ हो गया है, और यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे पहले तो मैं भगत जी के सवाल पे थोड़ा सा मैं इनसे बहुत इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, एग्री नहीं करता कि जेएनयू में केवल देश विभाजक या देश तोड़क लोग रहते हैं या इतने दिनों से शिक्षा का स्तर, क्योंकि ऐसा भी अनुसंधान, मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, मैं बहुत अपनी पूरी ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ कि कई सारे ऐसे शिक्षक मुझे मिले जो भले ही वामपंथी विचारधारा के हों, भले ही दक्षिणपंथी विचारधारा के हों, लेकिन शिक्षा के मायने में उन्होंने कमी नहीं की, और शोध का भी स्तर वहाँ कुछ लोग हो सकते हैं। देखिए, समाज में हर जगह आपको कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, अपने परिवार में मिल जाएंगे जो परिवार को तोड़ने वाले होते हैं या निगेटिव नकारात्मक बातें करने वाले होते हैं। हो सकता है वो तत्व ज्यादा बहुल संख्या में हो गए हों हमारे निकलने के बाद या हमारे रहते रहते भी, लेकिन मैंने जो पाया वहाँ का वातावरण, मैं सच कहता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो शिक्षा का स्तर मैंने पाया, जो मैंने सीखा, उसने मुझे पूर्ण किया, और मुझे लगा कि शिक्षा का मैं अभी कुछ भी हासिल नहीं कर पाया हूँ। देखिए, समाज से जो डिपेंड करता है कि आपके वक्त में क्या था और अब क्या था। चलिए सर, नहीं प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं प्लीज, मैं उधर नहीं जाते हैं, हम वहाँ नहीं जाते हैं, हम जेएनयू को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं बैठे आज। चलिए ठीक है, ठीक है, अच्छी शिक्षा नहीं देंगे अपने स्टूडेंट्स को। हमारा मेन कोटेशन यही है, हमारा मेन कोट यही है कि हम आज के वक्त में, ठीक है भगत साहब, क्योंकि टॉपिक पूरा चेंज हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल सही है वर्मा साहब, क्योंकि आपके वक्त में अगर अच्छी एजुकेशन आपको मिली है और हम देख रहे हैं जिस तरीके के विचार आप रख रहे हैं, हम उस पर नहीं जा रहे हैं कि किसने क्या शिक्षा वहां पर दी और किस तरीके, हम इस पर कभी बाद में डिबेट कर लेंगे। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर एक हम टीचर को एक जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो एक टीचर का फिर डेफिनेशन क्या हो। वो जो गुरु शिष्य वाली जो परंपरा है, जिसमें वो सर्वांगीण विकास पर अपने पूरे जोर देता था, जो वो गुरु जो शस्त्र से लेकर शास्त्र तक सब कुछ एक बच्चे को बताता था, वो टीचिंग फिलॉसफी या वो टीचिंग टैक्टिक्स जो हैं वो आज के टीचर में किस तरीके से हों, वो टीचर फिर अपने आप को खुद किस तरीके से डेवलप करे। ये मुझे लगता है कि भगत साहब ने बहुत अच्छी बात की कि जो मोटिवेशनल स्तर पे अगर आपको आगे बढ़ाता है वो टीचर है। जो ट्रेन करता है केवल उतना ट्रेनिंग भर का काम नहीं है, जो आचरण की शुद्धता वगैरह है, वो आचरण की शुद्धता, जो मोरल लेसन है वो बदलते रहते हैं। समाज के अपने नैतिक पैमाने होते हैं हर समाज के, वो बदलते रहते हैं। मगर अगर टीचर आपको प्रेरित कर दे, एक टीचर, देखिए हमारे जितने भी जो नेता थे जो देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में, वो कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़े रहे, कहीं ना कहीं लोगों को टीच करते रहे, प्रेरित करते रहे, आह्वान करते रहे। हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आह्वान करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ टीचर ऐसा हो गया, लीडर ऐसा हो जो खुद वो काम करे जिससे लोग प्रेरित होकर काम करें। लीडर शुड बी द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ व्हाट अदर शुड बी। ये टीचर का काम था पुराने जमाने में भी, आज के जमाने में भी। अगर द्रोणाचार्य बड़े धनुर्धर नहीं होते तो अर्जुन को सिखा नहीं पाते, प्रेरित नहीं कर पाते। और टीचर को वो जो इज्जत है, वो पहले टाइम में आप देखिए ना, राजा से भिखारी तक जो अपने गुरु को या किसी भी गुरु को जो इज्जत देते थे, आज वो इज्जत कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। टीचर अगर कुछ कहता है तो पहले तो पेरेंट्स भी लड़ने आ जाते हैं कि आपने हमारे बच्चे को डांटा क्यों या हमारे उसको ऐसे क्यों किया। दूसरा, कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं
वो खुद खड़े हो जाते हैं ये कहने के लिए कि आप हमें ये समझाएं, हमारे पेरेंट्स कुछ नहीं कहते तो आप कौन होते हो। अगर टीचर को वो फ्रीडम और वो इज्जत दी जाए, समाज में तो मिलनी बहुत जरूरी है, स्टूडेंट से भी वो इज्जत और वो रिस्पेक्ट मिलना उतना ही जरूरी है। और पहले लोग टीचिंग लाइन में जाने के लिए अपना मतलब अपने आप को बहुत प्रिविलेज समझते थे अपना, कि हम टीचिंग लाइन में, या हम प्रिंसिपल हैं, हम टीचर हैं। लेकिन आज के टाइम में वो स्तर कहीं ना कहीं धीरे धीरे नीचे होता जा रहा है। आज टीचिंग लाइन जो है वो कमर्शलाइज हो गई, उनको अब थोड़ा सा फिर भी सैलरी अच्छी होने की वजह से टीचिंग लाइन में लोग जाना शुरू हो गए हैं। लेकिन पहले यही था कि लोगों को ये लगता था टीचर की सैलरी बहुत कम है, टीचर को वो इज्जत नहीं मिलती, टीचर को वो एक रिस्पेक्ट जो समाज में पहले मिलती थी वो चीज नहीं है। लेकिन अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने वाकई में कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि टीचर्स की रिस्पेक्ट जो है वो समाज में बढ़ती जा रही है, और ये बहुत जरूरत है। शिक्षकों की गरिमा, फिर इसका रीजन गुरुत्वाकर्षण उसके रूट कॉज पर जाना चाहिए दिखाने के लिए 2 रचनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा। एक तो है कि गुरु गोविंद दो खरे, गुरु गोविंद दो खरे काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दूसरी एक रचना है, कबीरदास की रचना है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ संवार दे बाहर मारे चोट। ऐसी मतलब गुरु की इतनी महिमा रही है, इतनी गरिमा रही है, और इतना कुछ लिखा गया है उनकी महिमा, उनकी गरिमा पर। मुझे आज की स्थिति अगर देखते हैं तो उसमें ह्रास होता हुआ जरूर दिखाई देता है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आज जो सिचुएशंस हैं जिसमें वो हमारा तबका, वो छात्र जो अब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि शिक्षकों को वो शिक्षा, वो इज्जत वो नहीं मिल रही है, उसका रीजन क्या है? हमारे समाज के अंदर वही तमाम चीजें प्रतिबिंबित होती हैं जो शिक्षा के तौर पर ग्रहण की गई हैं। क्या हमने उस गुरुकुल परंपरा में जहां पर सबको साथ लेकर चलने की बात होती थी, उसे बदलकर हमने कंपटीशन वाला जो दौर निकाला, जिसमें क्लास के अंदर अगर 40 बच्चे हैं, 40 को ये कह रहे हैं कि आपको टॉप करना है, आपको किसी के बारे में नहीं सोचना है, आपको टॉप करना है। वो जो फर्स्ट क्लास से या नर्सरी केजी से वो खुद को सबसे आगे रखने की बाई हुक और बाई क्रुक वाली सिचुएशंस में आ गए, क्योंकि टीचर कह रहा है कि बेटा तुम्हें टॉप करना है, कितने नंबर का टॉप करना है, माँ बाप कह रहे हैं बेटा टॉप करना है, कैसे करना है नहीं पता है लेकिन टॉप करना है। तो बच्चे को यही समझ में आता है कि माँ बाप जो है वो सिर्फ टॉप करवाना चाहते हैं हर क्षेत्र के अंदर। जब वो जवान होता है, बड़ा होता है, तब भी उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उसको टॉप करना है। हमने वो जो सबको साथ चलने वाली चीजों को, जिसमें हम सेक्रीफाइस सिखाते थे, दूसरों को साथ लेकर चलने वाली पद्धति को हम सिखाते थे, उसे कॉम्पिटिशन में बदल दिया। ये उसके रीजंस में नहीं है, उसके बैकग्राउंड में नहीं। बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। मूल्यांकन की जो व्यवस्था है, मूल्यांकन की जो परंपरा है, उसे भी परिवर्तित करने की आवश्यकता है। मूल्यांकन की व्यवस्था परिवर्तित हो, इसकी शुरुआत हो चुकी है, और मुझे लगता है कि देर सवेर स्थितियां बदलेंगी, और हम इस स्थिति को नैराश्य भाव में नहीं लेना चाहते। हमको लगता है कि स्थितियां बदलेगी और भारत फिर विश्व गुरु के आसन पर विराजमान होगा। और भारत की जो शिक्षा पद्धति है उसमें आध्यात्मिकता भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु हुआ करता था। आज की शिक्षा पद्धति में आध्यात्मिकता का लोप हो गया है। भारत के प्रति तिरस्कार का भाव जो पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जा रहा है, उससे भी स्थितियां बदतर हो रही हैं। ऐसे अनेक कारण हैं जिससे कि शिक्षा की व्यवस्था आज उसकी दुरावस्था को हम देख रहे हैं। गिरवधारी साहब, क्या ये सबसे ज्यादा मेन की पॉइंट्स में नहीं है कि हमारे जो टीचर्स हैं, क्योंकि माँ बाप जो हैं वो भी एक शिक्षक ही होते हैं एक बच्चे के लिए, हम उन्हें कंपटीशन करना सिखा रहे हैं। हम अपने स्कूलों के अंदर उस आध्यात्मिकता का जिसका जिक्र भगत साहब कर रहे हैं वो, और साथ ही साथ वो सेक्रीफाइस जो आपसे पहले हमारे गुरु हमारे गुरुकुल में तमाम शिष्यों को, छात्रों को पढ़ाते रहे, हमने वो पढ़ाना छोड़ दिया है। जी, आपका जो कहना शायद जी, ये गुरु का मुख्य काम ये है कि वो अपने प्रकाश से शिष्य को प्रकाशित कर दे। आपका और दूसरा पॉइंट आपका ये है कि आज की पद्धति में शिक्षक छात्र का सर्वांगीण विकास क्यों नहीं कर पा रहा है जी, क्यों नहीं कर पा रहा, उसका एक रीजन है। हमारी शासन व्यवस्था जो है,
पहली से लेके 8वीं तक कक्षा के लड़कों को लगातार उत्तीर्ण करते जाओ, उत्तीर्ण करते जाओ, उत्तीर्ण करते जाओ। जी। ये पद्धति उन्होंने बना दी। इस पद्धति में जो हमको हमारा मेमोरी पार्ट जिस पीरियड पर काखा से लेके ज्ञात तक ज्ञात करता है और उसके आगे डेवलप होता जाता है यही स्वर व्यंजन का, और फिर आगे अपना पूर्ण विकास कर लेता है। समाज में जो उसकी चीज चाहिए वो उसके प्रास्पेक्टस के आधार पर वो प्राप्त कर जाता है। किंतु वर्तमान देश में ये संभव नहीं हो पा रहा है, केवल शिक्षा पद्धति का बार बार प्रयोग करने के कारण। प्रयोग से सिद्धि नहीं प्राप्त हो रही, तुरंत बदल गया। आज पैटर्न कुछ है, कल दूसरा है, तीसरा है। आज शिक्षक को पढ़ाने भर का कार्य नहीं दिया जा रहा। शिक्षक को अगर पढ़ाने का टारगेट दे दिया जाए, अन्य काम से अलग कर दिया जाए, तो हो सकता है कि पुनः आपकी इच्छा जो है कि गुरुकुल पद्धति, ये भी मॉडर्न रीजंस में ही आता है, ये भी मॉडर्न रीजंस में ही आता है कि टीचर्स को इस तरीके के अलग दूसरे कामों में इन्वॉल्व किया जा रहा है। लेकिन जरूरत यह है कि उस गुरु शिष्य परंपरा को हम किस तरीके से सहज सकते हैं, और उसी पर जोर देने की ज्यादा जरूरत है। जब हिंदुस्तान को उसी स्थिति में जिसमें गुरुकुल शिक्षा पद्धति ने विश्व गुरु के तौर पर हिंदुस्तान को स्थापित किया, उसी गुरु शिष्य परंपरा को आज के वक्त में एक बार फिर से अपनाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। गिरवरधारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया फोन लाइन पर, क्योंकि काफी देर तक हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन गुरु शिष्य की परंपरा को सहेजा जाए, और जो आज की स्थितियां हैं उसमें तभी, क्योंकि कहा यही जाता है कि एक शिक्षक सिर्फ छात्र को नहीं पढ़ाता है, बल्कि वो हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे एक देश का जो है भविष्य संवारता है। हमारे खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। मैं तुम में एक महान योद्धा होने के सारे लक्षण देख रहा हूं। मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अवश्य बनाऊंगा। योग से मन काबू में आ जाए तो सारी सिद्धियां मिल जाती है। अर्जुन। जी गुरुदेव। संधान। मोक्षण।